जब स्टॉक इन्वेस्टिंग की बात आती है तो आप उस स्टॉक का जो है वो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, उसका ट्रेंड देखते हैं, उसका चार्ट देखते हैं, उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देखने की कोशिश करते हैं। फिर आप डिसाइड करते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं। मुझे टिकटॉक पे काफ़ी लोगों ने ये रिक्वेस्ट भेजी कि मैं क्यों ना फंडामेंटल एनालिसिस शुरू करूं कुछ मेजर स्टॉक्स की, ताकि उससे हम ये जानें कि कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट के वर्थवाइल है कि नहीं। तो आज मैं एक वीडियो सीरीज़ का शुरुआत कर रहा हूं जिसमें मैं जो मेजर स्टॉक कंपनीज़ हैं उनकी हम फंडामेंटल एनालिसिस करके देखेंगे कि क्या इन स्टॉक्स की जो इस वक्त करंट वैल्यू है वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, यानी कि कोई भी स्टॉक चीप या एक्सपेंसिव कब होता है और कैसे देखते हैं इसको, उस हवाले से हम आज इसकी वीडियो में जानेंगे। तो आज मैंने स्टॉक जो पिक किया है वो है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट सबको पता है एक जायंट कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, जिन्होंने शुरुआत विंडोज़ से की थी और उसके बाद अब वो एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे एक मेजर प्लेयर है अमंग्स गूगल अमेज़ॉन के दरमियान। तो रिसेंटली लास्ट मंथ माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी Q2 अर्निंग्स जो है वो रिलीज़ की है और उसके मुताबिक अगर मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं तो ये इनकी जो अर्निंग रिपोर्ट है। तो हम शुरू करते हैं। तो हम इनकी हाइलाइट्स देखते हैं। इनका रेवेन्यू जो है Q2 के अंदर फिस्कल 23 Q2 में वो $52 बिलियन है, जो कि 2% इंक्रीज हुआ है। ठीक है। और किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखने के लिए तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। नंबर 1 उसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में यह पता चलता है कि कंपनी की वर्थ क्या है, उसके एसेट्स क्या हैं, उसकी लाइबिलिटीज़ क्या हैं। नंबर 2 उसकी इनकम स्टेटमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है जिससे आपको पता चलता है कि कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है कि नहीं। नंबर 3 कैश फ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट से आपको पता चलता है कि कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो कितना जनरेट हो रहा है। तो ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए। तो हम दोबारा स्क्रीन शेयर पे चलते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि इनका रेवेन्यू जो है वो इस क्वार्टर में 2% बढ़ा है, जो कि अच्छी खबर है। उसके बाद जो दो खबरें नीचे हैं वो थोड़ी सी नेगेटिव हैं। जो ऑपरेटिंग इनकम है उनकी वो बेसिकली डिक्रीज हुई है 8% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। ये गैप और नॉन गैप का डिफरेंस है। हाँ, हम आज की वीडियो के लिए सिर्फ गैप पे फोकस करते हैं क्योंकि एक स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, उसके मुताबिक इनका जो ऑपरेटिंग इनकम है वो 8% डाउन हुआ है। और नेट इनकम देखते हैं जिससे आपको पता चलता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं, वो भी इनका 12% डाउन हुआ है, जबकि 16.4 बिलियन इनका नेट इनकम रहा है। तो कंपनी प्रॉफिट तो जनरेट कर रही है लेकिन कंपैरेटिवली उसका जो ग्रोथ है वो नेगेटिव हो रहा है। और जो EPS है वो भी इसका ऑफकोर्स डाउन हुआ है, $2.22 के हिसाब से 11% EPS डाउन हुआ है गैप प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी रेवेन्यू तो जनरेट कर रही है, ठीक है, रेवेन्यू ग्रो भी हुआ है, लेकिन उसकी नेट इनकम डिक्रीज हुई है, उसका EPS डिक्रीज हुआ है। तो ये थोड़े से रेड फ्लैग्स हैं। इसमें हम मजीद इनकी जो बैलेंस शीट, जो इनकम स्टेटमेंट है उसको देखते हैं, उससे पता चलेगा हमें कि आखिर इसमें क्या ऐसी वजह है जो इनकी नेट इनकम और EPS डाउन हुआ है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। तो मैं स्क्रीन शेयर दोबारा करता हूं। तो बैलेंस शीट के अंदर आपके पास दो कैटेगरीज होती हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। आइडियली ये दोनों एक दूसरे को ऑफसेट करनी चाहिए, जो माइक्रोसॉफ्ट की बैलेंस शीट में हमें नजर आ रहा है। तो $364 बिलियन के इनके पास एसेट्स हैं जो कि लायबिलिटीज से एग्जैक्टली बैलेंस आउट हो रहे हैं। तो दैट इज अ गुड थिंग। अगर किसी कंपनी के एसेट्स कम हो, लायबिलिटीज ज्यादा हो, दैट्स अ रेड फ्लैग। ठीक है। आइडियली इन दोनों को मैच करना चाहिए और बहुत ही बेहतर सिचुएशन जब होगी जब आपके पास एसेट ज्यादा हो और लायबिलिटीज कम हो। टिपिकली ऐसा होता नहीं है, लेकिन आइडियली दोनों एक दूसरे को मैच करने चाहिए। फिर हम चलते हैं इनकम स्टेटमेंट की तरफ, जिससे हमें कंपनी का प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा। तो मैं जरा इनकम स्टेटमेंट आपसे शेयर करता हूं। तो ये आप इनकम स्टेटमेंट देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट की, जिसमें आपको पता चल रहा है कि कंपनी की जो टोटल रेवेन्यू है वो है $52 बिलियन। ठीक है। कंपैरेटिवली उससे पिछले क्वार्टर में $51 बिलियन रेवेन्यू था, जो कि 2% इंक्रीज हुआ है। और उसके जो बराबर में जो कॉलम है वो 6 मंथ्स की आपको अर्निंग बता रहा है, $102 बिलियन वर्सेस $97 बिलियन। तो रेवेन्यू तो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो ये तो एक अच्छी खबर है कि रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। अब मजीद देखते हैं कि कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है कि नहीं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो इनका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है वो जो है बढ़ गया है, यानी कि पिछले क्वार्टर में 16.9 बिलियन था, वहां से बढ़ के 17.4 बिलियन
इनका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू बढ़ गया है। और अगर 6 मंथ के हिसाब से देखें तब भी 30 बिलियन से बढ़ के 32.9 ऑलमोस्ट 33 बिलियन डॉलर पे चले गए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑफ सेल्स जो है वो बढ़ रही है, दैट मीन्स इट इज ईटिंग देयर मार्जिन। ठीक है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। तो उसके बाद हम अगर इनका ग्रॉस मार्जिन देखते हैं तो ऑफ कोर्स ग्रॉस मार्जिन थोड़ा सा जो है वो बड़ा है, लेकिन जो मेन चीज़ इसमें देखनी है वो है ऑपरेटिंग इनकम। वो देखते हैं तो वो डिक्रीज हुई है फ्रॉम 22 बिलियन डॉलर से 20 बिलियन डॉलर तक, और 6 मंथ्स के ऊपर भी देखते हैं तो 42 से 41 पे आके डिक्रीज हुई है। तो उस हवाले से जो इनकी नेट इनकम बन रही है आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस, 16.4 बिलियन डॉलर नेट प्रॉफिट है कंपेयर टू 18.7 बिलियन डॉलर प्रॉफिट इन द लास्ट क्वार्टर। तो प्रॉफिट इनका रिड्यूस हुआ है। 6 मंथ के हिसाब से देखते हैं तो 39.2 से रिड्यूस होके 33.9 पे चले गया। तो प्रॉफिट जो है इनका इसकी वजह से जो है वो रिड्यूस हो गया है। इवन दो कंपनी स्टिल मेकिंग मनी, लेकिन जो है प्रॉफिट इसका रिड्यूस हुआ कंपैरेटिवली पिछले क्वार्टर से। तो ये एक रेड फ्लैग तो मैं इसको नहीं कहूँगा, लेकिन ये एक वार्निंग है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है, जो ग्रोथ होनी चाहिए थी, वो अब नेगेटिव यानी कि डाउनवर्ड्स ट्रेंड की तरफ जा रही है। और इनकम स्टेट में एक और चीज़ जो है वो देखने वाली होती है ईपीएस। जब हमें नेट इनकम पता चल जाती है तो फिर हम इसको डिवाइड करते हैं टोटल अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स से, जिससे हमें जो ईपीएस पता चलता है। तो ईपीएस देखें हम $2.20 का, जो कि कम हुआ है $2.50 से, यानी कि 11% इसका जो है ईपीएस डाउन हुआ है। सो दैट इज ऑल्सो ए नेगेटिव साइन कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो नीचे जा रही है। और खैर ये शॉकिंग न्यूज़ तो नहीं है, क्योंकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट है इसमें हर कंपनी का जो है रेवेन्यू नीचे गया है, अर्निंग मिस हुई है। तो दैट इज नॉट ए बिग रेड फ्लैग बट समथिंग टू कीप इन माइंड। अगर आप उसको मजीद नेक्स्ट क्वार्टर से कंपेयर करेंगे देन यू शुड बी एबल टू सी अ ट्रेंड। अगर ट्रेंड डाउनवर्ड है देन इट्स नॉट अ गुड साइन। इफ अगर ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है तो फिर इट्स ओके। तो आगे हम चलते हैं कैश फ्लो के ऊपर। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो आपको बताती है कि कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है, जिसमें आप यहाँ से देखते हैं जो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस है ना, ये चीज़ें देखने वाली। तो ये आपको बता रही है कि 11 बिलियन डॉलर का इन्होंने नेट कैश जनरेट किया ऑपरेशन से, जो कि कम है कंपेयर टू 14.4 बिलियन डॉलर। जिसकी अगर आप वजह देखें क्या है, तो एक तो आपको ये नज़र आता है कि इनके जो ऑपरेटिंग एसेट्स हैं वो तो कम हुए हैं, लेकिन जो चीज़ बड़ी है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट एंड डेरिवेटिव्स। ये उन्होंने उस पर कुछ खर्चा किया है, तो उसकी वजह से इनकी कैश फ्लो उसका कम हो गया। फिर अकाउंट्स पेएबल हैं, फिर अनअर्न रेवेन्यू है। तो ज़्यादातर टैक्सेस और अकाउंट पेएबल्स की वजह से इनका कैश फ्लो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया। तो कोई एक मेजर नेगेटिव साइन नहीं है। तो इन दी एंड जो टोटल कैश ऑन कैश इक्विवेलेंट्स आ रहे हैं इस पीरियड में वो है 15.6 बिलियन डॉलर कंपेयर टू 20, यानी कि 25% रिडक्शन हुई है फ्री कैश फ्लो के अंदर। तो ये भी एक नेगेटिव बात है, लेकिन बहुत बड़ा रेड फ्लैग तो नहीं है, क्योंकि कंपनी स्टिल जनरेटिंग बिलियंस ऑफ डॉलर फ्री कैश फ्लो, लेकिन इसका जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड्स की तरफ जा रहा है। तो ये तो हमने इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करके मैं अंदाज़ा लगा लिया कि रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ रही है, जिसकी वजह से मार्जिन कम हो रहा है। मार्जिन कम होने की वजह से फ्री कैश फ्लो कम जनरेट हो रहा है और ईपीएस ऑफ कोर्स नीचे आया है। अब हम देखते हैं इसका स्टॉक। अगर हम स्टॉक देखते हैं तो इसमें हमें नज़र आ रहा है कि स्टॉक तो खैर अर्निंग के बाद से ऊपर गया है। यहाँ पे अगर हमें नज़र आता है कि जो इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है वह ऑलमोस्ट $2 ट्रिलियन की है। तो उस हवाले से इनका जो स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है वो है 267 के ऊपर। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि क्या ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। इसके लिए हम देखते हैं 3 चीज़ें। नंबर 1 कंपनी का ईपीएस, और नंबर 2 कंपनी का जो पीई मल्टीपल है वो कितना है, और उसके बाद हम उसका पैग रेशियो निकालते हैं। पैग रेशियो बेसिकली कंपनी के ग्रोथ के ऊपर उसकी परफॉर्मेंस निकालता है। ठीक है, तो अगर हम इसका पीई मल्टीपल देखें राइट नाउ, हम देखते हैं इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो पीई मल्टीपल है वो यहाँ पे 28.55% है, जिसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स जो इसका स्टॉक बाय कर रहे हैं they are assuming that company will grow 28 times of its earning in the future. That's the bet the investors are putting
ऑन टू दिस, विच इज़ इन माई ओपिनियन क्वाइट लार्ज। यानी कि अगर रेवेन्यू उनका 2% बढ़ा है क्वार्टर ओवर क्वार्टर, it's too bullish to say that company will grow 28 times of its earnings. So इसका PE multiple काफ़ी high है compared to its growth. और अगर हम इसका जो है EPS देखते हैं 9 इस वक्त दिखा रहा है, और जो PEG रेशियो देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको सर्च करूँ माइक्रोसॉफ्ट PEG रेशियो, तो इससे हमें क्या पता चलता है देखते हैं। हम जैक की वेबसाइट पर आके देखते हैं, तो ये हमें बता रहा है PEG रेशियो 2.33। आइडियली PEG रेशियो जो है वो लेस देन 1% होना चाहिए। परसेंट तो नहीं, बेसिकली रेशियो है ये। तो आइडियली किसी भी हाई ग्रोथ कंपनी का PEG रेशियो जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट का जो PEG रेशियो आ रहा है वो है 2.33, विच इज नॉट showing a growth company from PEG ratio perspective। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसका स्टॉक निकालें इस वक्त, तो इसका PEG रेशियो जो है वो 2.33 है, जिसको 1 के करीब करीब होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग ग्रोथ। यानी कि अगर हम 28 टाइम्स ऑफ अर्निंग उसकी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो PEG रेशियो जो है नीचे 1 के करीब करीब आना चाहिए, जो कि अभी नहीं है। और अगर हम देखें इसको, तो इसकी जो स्टॉक पे जाते हैं, इस वक्त जो PE मल्टीपल है वो 28.5 है। तो इस लिहाज से माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक ओवर वैल्यूड है। ठीक है, अब ये चीज़ आती है पर्सनल डिसीजन के ऊपर कि अगर आप इनकी जो बेट है AI के ऊपर, उस पर अगर आप बिलीव करते हैं कि इन दी नेक्स्ट 3 to 5 years Microsoft will be a giant in AI applications, then maybe Microsoft will grow 28 times of its earning। लेकिन इस वक्त ये बेट करना आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट। जबकि अगर आप इनका बिजनेस सेगमेंट का ब्रेकआउट देखते हैं फ्रॉम रेवेन्यू पर्सपेक्टिव, तो आपको नज़र आएगा कि इनके जो मल्टीपल बिजनेसेस हैं उसमें AI की जो चैट GPT की जो डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस हैं वो काफ़ी लिमिटेड है। ठीक है, और काफ़ी सारे बिजनेसेस इनके जो हैं वो नेगेटिव ग्रोथ में जा रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ कुछ हैं जो क्लाउड के जो पॉजिटिव ग्रोथ में है। तो जो चैट GPT की इन्वेस्टमेंट की है $10 बिलियन की, वो सिर्फ एक सेगमेंट में की है, वो है बिंग, जो कि इनका सर्च इंजन है, जिसको उन्होंने गूगल से कंपीट कराना है। बाकी जो माइक्रोसॉफ्ट का जो हैवी बिजनेस है वो तो कुछ और है, जिसमें चैट GPT की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो उस लिहाज से अगर हम चैट GPT की इन्फ्लुएंस कर देखें, तो ओवरऑल बिजनेस पे इतना बड़ा इन्फ्लुएंस नहीं है जितना कि हमें नजर आ रहा है खबरों के अंदर। तो ये चीजें देखने वाली होती हैं कि कोई भी कंपनी कितनी फाइनेंशियली हेल्दी है फ्रॉम ग्रोथ पर्सपेक्टिव, और उसका स्टॉक कितना ग्रो कर सकता है। हाँ, ये अच्छा डिविडेंड तो पे करते हैं, बट राइट नाउ आई एम नॉट सीइंग दिस कंपनी इज ग्रोइंग एट 28 टाइम्स ऑफ इट्स अर्निंग इन द नेक्स्ट 3 to 5 years। हो भी सकता है, आई कुड बी रॉन्ग, स्पेकुलेशन वाला गेम है सारा। तो अगर आप समझते हैं कि AI की रेस में माइक्रोसॉफ्ट इज गोइंग टू बी द पायनियर, फिर आप उसमें स्टॉक करें, इन्वेस्टमेंट करें, और 3-4 साल के लिए भूल जाएं। खैर डिविडेंड पेइंग स्टॉक तो है, बट मेरे पास कुछ स्टॉक्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के, बट आई विल नॉट इन्वेस्ट एनी मोर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसका AI पे इतना ज़्यादा रेवेन्यू पे इनके इफेक्ट पड़ेगा। खैर, आई कुड बी रॉन्ग। यू टेल मी व्हाट यू थिंक एंड लेट मी नो इन योर कमेंट सेक्शन। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।